अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शारिक जावेद जर्मनी के शहर म्यूनिख से और आप देख रहे हैं उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की लाइव ट्रांसमिशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उर्दू के हवाले से हम उर्दू ज़ुबान में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मालूमात आपके लिए लाते रहते हैं और आज का हमारा जो स्पेशल शो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और यकीनन आप लोग बहुत इसको खुद भी इससे सीखेंगे और लोगों को भी शेयर करेंगे। आज हमारे साथ जो फ़हद सीमाब हैं, RWTH आखन यूनिवर्सिटी से और ये पीएसए आखन के प्रेज़िडेंट भी हैं और ये डार्ट स्कॉलरशिप पे पीएचडी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में। वेलकम टू द शो फ़हद। Thank you so much for inviting me to the show, Sharik. जी, और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं फराज़ गुल। ये मोबिलिटी एंड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में जो है मास्टर्स कर रहे हैं RWTH आखन यूनिवर्सिटी में। इनसे भी पूछेंगे सारा प्रोसेस कि क्या प्रोसेस है आपका मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए। और हमारे आज तीसरे मेहमान थे उसामा, जिन्होंने आज बैचलर्स के बारे में बताना था। वो यहाँ बैचलर्स कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा है, जिस वजह से वो आज हमारे शो में नहीं आ सके। लेकिन हम आप लोगों के लिए उर्दू रेडियो डॉइचलैंड पे एक नई एपिसोड इस हवाले से ज़रूर लाएँगे, जिसमें बैचलर्स के बारे में बताएँगे। तो फ़हद, पहले तो आप थोड़ा-सा बताइए कि आप कितने अरसे से जर्मनी में हैं और आप किस फ़ील्ड में एग्ज़ैक्टली कर रहे हैं पीएचडी, और डार्ट स्कॉलरशिप के हवाले से थोड़ा-सा बताइए? शारिक, मैं जो हूँ जर्मनी में अभी मुझे 1.5 साल हो गया और मैं पीएचडी के लिए ही जर्मनी आया था और मेरी जो पीएचडी का स्टार्ट है मतलब जो मैं जिस टॉपिक पे कर रहा हूँ वो है स्ट्रक्चरल कंक्रीट, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आती है, डोमेन में आती है। और स्ट्रक्चरल कंक्रीट में अगर हम ज़्यादा जाएँ आगे तो वो है शियर क्रैक, जो कि एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। तो इस पे मैं एक काम कर रहा हूँ और डार्ट के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान से आने के लिए डार्ट की 3 अपॉर्च्युनिटी है जिसको हम कैश कर सकते हैं, जिससे हम अवेल कर सकते हैं। जिसमें से यूँ है कि ये एक है। मैं ये भी चाहूँगा लोगों को थोड़ा बताएँ कि डार्ट है क्या? हाँ, डार्ट बेसिकली जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज है, जो फ़ॉरेन मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ लाने में जर्मनी को रिसर्च की बेसिस पे जर्मनी को रिसर्च में सपोर्ट करती है और फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को यहाँ लेके आती है। गवर्नमेंट से वो स्पॉन्सर्ड है पीछे। तो होता जी, यूँ है कि डार्ट जो है उसकी 3 डेडलाइन्स होती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। पहली ये होती है कि आप अगस्त के फर्स्ट से लेके सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी डेडलाइन वो खोलते हैं, उसमें आपने अप्लाई करना होता है। उसका एक क्राइटेरिया है। और इसी तरह जो सेकंड है, हमारे पास ये एडवांटेज है कि एचईसी के साथ भी डार्ट का वेंचर है, तो सेकंड जो है वो एचईसी के साथ लिंक्ड है। और जो जी, थर्ड है वो डार्ट की नहीं होती, वो डायरेक्ट एचईसी की होती है। उसमें एचईसी सेपरेट बॉडी के तौर पे आपको यहाँ भेजता है। तो ये 3 है। अब डार्ट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो मैं क्योंकि पहली वाली से स्टार्ट करूँगा, डार्ट की जो फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी है, उसको कैसे अवेल करना है। उसका क्राइटेरिया ये है कि आपने जो है ना, आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो ये है, आपको एडमिशन लेटर। और आपको एडमिशन लेटर कैसे मिलेगा कि आपको सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको ईमेल करें, और उस ईमेल का जो ड्राफ्ट है, वो भी मैं अपने साथ आपको यहाँ पे बताऊँगा कि वो ईमेल जी, का मैं आपको ड्राफ्ट थोड़ा-सा मैं। इस पे रोकूँगा इसमें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देना शुरू कर दिया आपने। बहुत सारे व्यूअर्स ने अभी हुँ, हुँ। थोड़ा-सा लेट हमें जॉइन किया, तो उनको बताते चलें कि हम लोग उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की ये स्पेशल ट्रांसमिशन लाए हैं कुछ अच्छे ग्रुप्स की ताउन से, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने का मकसद ये है कि आप लोगों को स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन मिले कि आप बगैर एजेंट्स या कंसल्टेंट्स को पैसे दिए किस तरह आप पहुँच सकते हैं, और ये हम लोग बिल्कुल एज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं फ़हद सीमाब, ये हमें बता रहे हैं कि डार्ट स्कॉलरशिप पे आप कैसे जर्मनी आ सकते हैं पीएचडी करने, और ये क्यों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये खुद डार्ट स्कॉलर हैं और इस तरह हैं। और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं फराज़ गुल, वो हमें मास्टर्स के हवाले से बताएँगे इसके बाद, क्योंकि वो जो है यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं RWTH आखन यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा फ़हद, थोड़ा स्लोली बताएँ ताकि जो नए नए लोग हैं उन्हें एक-एक स्टेप का ज़रा आइडिया हो जाए, कुछ चीज़ मिस ना हो। तो मैं फिर स्टार्ट करता हूँ कि पहले डार्ट से, कि डार्ट की कैसे अपॉर्च्युनिटी आपने अवेल करनी है। तो अगस्त के फर्स्ट वीक से सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपके पास डेडलाइन है। और उस डेडलाइन में आपने डार्ट के पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होता है, जिसमें कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको चाहिए होता है रिसर्च प्रपोज़ल, आपको चाहिए होता है आइल्स, और आइल्स का स्कोर जो है 6.5 होना चाहिए, और किसी भी फ़ी उसमें उसके मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। उसके सही। साथ आपको चाहिए एडमिशन लेटर। वो एडमिशन लेटर आपको मिलता है सुपरवाइज़र के थ्रू, वो सुपरवाइज़र आपको देता है। और उस लेटर के लिए आपको ईमेल भेजनी पड़ती है सुपरवाइजर्स को। तो वो जो ईमेल है आपकी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमेल और रिसर्च प्रपोज़ल 2 एक ऐसी चीज़ है आपकी, जो आपका सारा जिस पे इवैल्यूएशन बेस्ड कर रही होती है। आप जब प्रोफ़ेसर को ईमेल करते हैं, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है, जो बड़ी लोग मिस करते हैं, वो ये कि टाइम कौन-सा, किस टाइम पे भेजनी चाहिए। क्योंकि जर्मनी में जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे होते हैं। उनके पास टाइम नहीं सही। होता कि वो सारी आपकी ईमेल पढ़ें। तो बेसिकली ईमेल होनी चाहिए
साइज़, कॉन्साइज़ होनी चाहिए और दूसरा टाइम। आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे जर्मनी के टाइम के मुताबिक टाइम ज़ोन का डिफ़रेंस देख के पाकिस्तान से आप 9 बजे उसकी पास आ जानी चाहिए ताकि वो जैसे ही खोले तो पहली ईमेल आपकी हो या टॉप 3-4 ईमेल्स क्योंकि पहले आके यहाँ पे ईमेल्स खोली जाती हैं कि ईमेल क्या आई है सही, लास्ट। तो वो आप पहली ईमेल्स में आपकी लाज़मी ईमेल पढ़े। अच्छा, अब ईमेल में आपने कैसे ड्राफ्ट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप में जो क्राइटेरिया मैंने फ़ॉलो किया जिसमें मुझे जर्मनी के अंदर 4 एडमिशन लेटर्स ऑफ़र हुए थे, जिसमें एक टीयू डार्मस्टाड थी, अ हुँ, ये आरडब्ल्यूटीएच आखन थी जिसमें मैं हूँ अभी, लाइबनिज़ यूनिवर्सिटी हैनोवर थी और टीयू म्यूनिख थी। तो इन चारों का जो था क्राइटेरिया उसमें मैंने यही फ़ॉलो किया था जिसकी बेसिस से मुझे रिप्लाई आते थे। अब हुँ, आपने पहले जो ड्राफ्ट करना है ना, हर प्रोफ़ेसर को स्पेसिफ़िक ईमेल लिखनी है आपने, टू द पॉइंट कि आपने स्टार्ट करना है पहले 2 लाइन्स में कि आपको उसकी आपने लास्ट रीसेंट पेपर पढ़ा है और उसके सही, रीसेंट पेपर पढ़ने के साथ आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सही, सेकंड में आपने उस पेपर के साथ अपना जो रिसर्च बैकग्राउंड है उसको लिंक करना है और थर्ड में आपने उसको अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है या इस तरह की चीज़ें जो एडिशनल आपकी क्वालिफ़िकेशन शो करती है, वो बिल्कुल, लिख के एंड में एक सेंटेंस लाज़मी लिखना है जो आपका पॉज़िटिव इम्पैक्ट शो करता है, पॉज़िटिव मोटिवेशन शो करती है, वो ये कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉज़िटिव रिस्पॉन्स। इस पे सही, आपको हमेशा रिप्लाई आता है क्योंकि जब हुँ, आप लिखते हो कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉज़िटिव रिस्पॉन्स तो यहाँ पे प्रोफेसर्स को फ़ील होता है कि यार दिस गाय इज़ मोटिवेटेड इनफ सही, टू स्पेंड हिज़ टाइम एंड स्ट्रगल फॉर हिज़ पीएचडी। तो इसलिए सही। पीएचडी में एक मतलब अभी आपने व्यूअर्स को 2 चीज़ें बताई। एक तो ये आप बता रहे हैं कि डार्ट स्कॉलरशिप कैसे लेना है, डार्ट बिल्कुल, स्कॉलरशिप क्या है और दूसरा आप ये बता रहे हैं कि पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करना है, प्रोफ़ेसर को किस वक़्त ईमेल लिखनी चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। तो हुँ, व्यूअर्स को हम ये भी बताएँगे कि डार्ट स्कॉलरशिप के अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पीएचडी करने के लिए, बिल्कुल, तो पीएचडी अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो सेम है। यानी आप यूनिवर्सिटी के पेरोल पे भी पीएचडी कर सकते हैं। इस पे हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। पहले कई काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने जो है ना अ, जो बैचलर्स के हवाले से क्यों नहीं आपने प्रोग्राम आज किया? यानी कि बैचलर्स के हवाले से वो पूछ रहे हैं हाउ टू अप्लाई फॉर बैचलर्स। नहीं हमारे आज एक गेस्ट थे जो बैचलर्स यहाँ उसामा वो कर रहे हैं बैचलर्स एफएससी के बाद यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा बताना था लेकिन आज क्योंकि वो बीमार हो गए हैं और इस पे हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे। पहले हम फराज़ की तरफ थोड़ा-सा चलते हैं। फराज़ आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान में आपने अपने बैचलर्स किस यूनिवर्सिटी से किया और कहाँ से आपका ताल्लुक है? और यहाँ पे मास्टर्स के लिए आने के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है? और यहाँ पे एक एक जो डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, एक तो ये कि फीस नहीं है जिस तरह यहाँ पे, एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कंपेयर टू यूएस या कनाडा या फिर यूके। इस हवाले से बताएँ थोड़ा-सा। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच शारिक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बहुत खुशी हुई कि आज मैं किसी की मदद कर सकूंगा यहाँ पे एज अ मास्टर स्टूडेंट। और बेसिकली मैं जो है फराजगुल में नौशहरा केपीके से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से ज़िले से जिसका नाम है काका साहब, ज़ियारत काका साहब उसको कहते हैं। और मैं जो है ना रिहाइश पजीर हूँ, मेरे जो है मैं रावलपिंडी से रिहाइश पजीर हूँ और मैं वहाँ से एजुकेशन अपनी हासिल की। क्योंकि मेरा डोमिसाइल बेसिकली केपीके से था तो मैं रूल एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक मैं अपना एडमिशन परस्यू जो है ना यूनिवर्सिटी के हवाले से अपना यूटी पेशावर से किया मैंने। और सही, मैंने जो है ना 2013 से 2017 के बैच में मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। और उसके बाद 1 साल लग गया मुझे प्रोसीजर में, एक प्रोसेस में जो कि एक वैलिड प्रोसेस है जर्मनी आने के लिए। वो मैं इंशाल्लाह विद स्टेप वाइज़ बताता जाऊँगा कि क्या कौन से इंटेक्स में मैंने आया हूँ। और उसमें मैं जब परस्यू मैंने किया है तो फिर मुझे एडमिशन मिल गया और फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ उसके मास्टर अपनी कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं 2018 सितंबर में मैं यहाँ पे मुझे एडमिशन इनरोल इनटेक मिल गया था। विंटर इनटेक इसको कहते हैं। बेसिकली 2 इनटेक्स होते हैं, समर और विंटर, और मैंने विंटर इनटेक में एडमिशन लिया था। और अभी तक मेरे ऑलमोस्ट 4 सेमेस्टर हो चुके हैं, 3 सेमेस्टर्स कंसेक्यूटिव, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। आप कोर्स वर्क पूरा करते हो, उसके बाद आप जाते हो फिर इंटर्नशिप और फिर मास्टर थीसिस के लिए अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। सही। सो तो दिस आपने वाज़ जो है वहाँ पे अपना ये बता दिया कि आप यहाँ पे यूटी पेशावर से आपने अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद आप यहाँ पे आरडब्ल्यूटीएच जो कि जर्मनी की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आपने इसमें एडमिशन लिया। थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के जीपीएस की भी वेरिएशन होती है, कोई 2.5 है, जिस तरह लोग पूछ रहे हैं मेरा 2.5 है, किसी का 3.5 है, किसी का बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उनको क्या टिप्स देंगे? यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? और दूसरी बात जो थोड़ा-सा फिर एक है कि डार्ट स्कॉलरशिप पे लोग आते हैं, वो बहुत कम है, वो हम दोबारा से बाद में आज से ही पूछेंगे।
लेकिन आप ये बताइए कि जो एडमिशन के लिए कुछ गाइडेंस दें कि एप्लीकेशन कैसे स्टैंड आउट करें? तो पहले तो जिस तरह आपने कहा कि मतलब प्रोसीजर किस तरह है, किस तरह अप्रोच करना है, तो उसमें ये है कि हम जो है ना यहाँ पे डॉट वेबसाइट है बेसिकली, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में। उसमें हम देखते हैं कि जर्मनी में अराउंड 500 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें दो टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम देखते हैं कि हाउसशूले और फाखशूले। तो हॉकशूले में जो है उसमें ये होता है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है सारी आपकी, जितनी भी सही, टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, रिसर्च ओरिएंटेड है, R&D है जितना, तो वो सारी आपकी हॉकशूले में होती हैं। सही, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उसमें फॉकशूले, जिसमें अप्लाइड साइंसेज जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स हो गए आपके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग MBA हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज उसमें रिलाई करती है। वो आपको प्रैक्टिकल, वो आपको एक इंडस्ट्रियल स्टेट या इंडस्ट्रीज के लिए जो है ना आपको प्रैक्टिकली ओरिएंटेड बिल्कुल। बना देती है। यानी स्टार्ट में सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, यानी कि पहला प्रोसेस यही होता है ना, अच्छा जर्मनी जाना है तो वहाँ पे किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं? एक आपने कहा जी फ़ाकशूले हैं और एक टेक्निकल होचुले हैं, यानी जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहते हैं इंग्लिश में, और एक को F8, ठीक है? तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए लोगों को आइल्स करना पड़ेगा? फीस वगैरह कितनी होगी? इस हवाले से थोड़ा गाइड करें। हाँ, इसमें असल में यह है कि अराउंड 500 प्लस यूनिवर्सिटीज है, 520 अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें एक 500 पब्लिक यूनिवर्सिटीज है और 120 अराउंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो हम देखते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में यह है कि आपको कोई मतलब इनिशियली आपको सिर्फ जो है ना उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और बाकी जो 120 यूनिवर्सिटीज है उसको आप इंटरनेशनल एकेडमी करते हैं, उस इंटरनेशनल एकेडमी में आप एनरोल होते हैं बेसिकली, और उसके वो भी इतना मार्जिन नहीं होता, वो भी बड़े लिमिटेड जो है ना आपके कॉस्ट होती है एजुकेशन के हवाले से। सही। और बाकी इस जी, 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 बिल्कुल। यानी अच्छा। आपने फ़ीस के हवाले से बताया। तो आइल्स की हम बात कर रहे थे कि सब यूनिवर्सिटी में आइल्स नहीं चाहिए होता, ज़्यादातर में चाहिए होता है और प्रेफ़र किया जाता है कि आप कर लें आइल्स तो बेहतर ही है, राइट? जी, तो उसमें ये होता है कि आइल्स की एक क्राइटेरिया होते हैं, इन्होंने बनाई हुई है, जो कि मोस्टली अराउंड 6.5 से 7 में होती है। तो 6.5 से 7 में अराउंड आ भी जाती है, क्योंकि नॉर्मली हम इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हम थ्रू आउट अपनी लाइफ में मतलब इंग्लिश ही पढ़ते आ रहे हैं। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी हमारी इंग्लिश मीडियम में होती है। तो हमें इतनी मतलब इतना मसला नहीं होता इंग्लिश मतलब परस्यू करने में। हाँ, ये सही, डर ज़रूर होता है कि मतलब हम जब आइल्स में जाते हैं, वो नर्वसनेस होती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि एक एग्जाम होता है और वो वन टाइम एग्जाम होता है। ठीक तो है, वो ये चीज़ है कि वो कॉन्फिडेंस से आता है, वो आपकी प्रैक्टिस से आता है, वो आप जब प्रैक्टिस मोर एंड मोर करते हैं उसके मुख्तलिफ वो है मतलब कैम्ब्रिज की अपनी बुक्स है, उसमें आप प्रैक्टिस करते हो, उस हवाले से आप हुँ, मूव ऑन करते हो और आप आइल्स में अपेयर हो जाते हो, और आप आइल्स के लिए मतलब खास तौर पे जर्मनी के लिए जो है ना, बिल्कुल। आप जो है ना अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी तो आइल्स ये कर लेना चाहिए, इससे फ़ायदा है। अच्छा, और सवाल जो लोगों के सवाल भी हम साथ-साथ लेंगे, लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर रिक्वायरमेंट मिनिमम 60% है, तो क्या 60% के बाद एडमिशन मिल जाता है? एक तो ये कि डेफ़िनेटली कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है आजकल पूरी दुनिया में, और यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, तो लोग पूरी दुनिया से अप्लाई कर रहे हैं। तो चांसेस डेफ़िनेटली कम है, लेकिन अगर दूसरी चीज़ ये डॉट स्कॉलरशिप के हवाले से वो पूछ रहे हैं लोग कि क्या मास्टर्स पे डॉट स्कॉलरशिप पे आया जा सकता है? पहले तो मैं ये पूछूँगा फराज कि आपकी यूनिवर्सिटी में अगर हम कहें RWTH वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मास्टर्स में तकरीबन पाकिस्तानी स्टूडेंट की तादाद कितनी होगी रफली, अगर आप एस्टिमेट लगाना चाहें? मेरे ख्याल से रफली जो है ना जो सारे डिपार्टमेंट्स या सारे जितने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IT जितने भी हैं, कुल मिला के हर बैच में मतलब आ जाते हैं कोई 35-40। और टोटल मिकदार, क्योंकि ये जिस तरह आप आ रहे तो साथ पास आउट भी तो हो रहे साथ साथ, जी, तो उसमें ये है कि टोटल अगर आप एवरेज निकाल दे तो मतलब मोर देन 200-300 है हमारे यहाँ पे, सही, जो सीनियर्स सही है। और जूनियर्स मिला के भी। मतलब 200 से 300 लोग काफ़ी बड़ा नंबर है, और आपके ख्याल में इनमें से जो मास्टर्स में डार्ट स्कॉलर्स कितने होंगे? जस्ट फॉर एन आइडिया। डार्ट स्कॉलरशिप के लिए बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो हम पूरी नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने पूरी नहीं की, उसकी वजह ये है कि मुझे कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पाकिस्तान में, मतलब प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। वो सही। एक्सपीरियंस मैंने, क्योंकि मैं जैसे आपको पहले ही फरमाया कि मतलब 2017 में मैं जैसे ही ग्रेजुएट हुआ तो मैंने प्रोसेस स्टार्ट लेकिन कर दिया। सवाल ये कि कितने कितने परसेंटेज आपके ख्याल में हैं इसमें? मतलब जस्ट लोगों मेरे को ख्याल आइडिया से हो जाए कि डार्ट स्कॉलरशिप में जितना 2 साल में मतलब मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं कभी किसी से इस तरह मतलब नहीं मिला जिस जो डार्ट नहीं स्कॉलरशिप मिले। का है। जी, तो मतलब बड़ा कम रेशियो है, आप ये कह तो सकते ये हैं। व्यूअर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट थोड़ा-सा हम आइडिया आपको दे रहे हैं कि बेसिकली डार्ट स्कॉलरशिप को आप ज़्यादा कंसिडर करें कि वो पीएचडी के लिए ज़्यादा है। मास्टर्स में हो सकता है लेकिन बहुत ही कम
रिलेटिवली होता है, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव कि आप जर्मनी की जो बहुत ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके अंदर फीस नहीं है। तो ये ऑलरेडी एक काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है आपको यहाँ आने में। और हम थोड़ी-सी बात करेंगे मोटिवेट करने के लिए कि अगर फीस नहीं है, लेकिन आपने अपनी अकोमोडेशन खुद देनी है, लेकिन स्टूडेंट जॉब्स के हवाले से हम बात करेंगे कि स्टूडेंट जॉब्स से भी आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं, अपना रेंट पे कर सकते हैं। तो आपके शहर में आरडब्ल्यूटीएच में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या स्टूडेंट जॉब आसानी से मिल जाती हैं, और क्या वो ऑड जॉब्स होती हैं या यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं, कंपनीज में मिल जाती हैं? एवरेज स्टैटिस्टिक्स क्या है इस हवाले से? अच्छा, इसमें ये होता है कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ जॉब हंटिंग होती है ना। वो जॉब हंटिंग पहले ये होती है कि आप किसी इंडस्ट्री या आप किसी कंपनी को टारगेट करते हैं। जैसे ही मतलब आप आते हैं, आपकी एक जॉब हंटिंग एक माइंड में होता है कि हाँ, मैंने पढ़ाई के साथ-साथ ना अपने एक्सपेंसेस भी सँभाले, क्योंकि आप स्टूडेंट होते हो। तो एक ये हो गया कंपनी बेस्ड। दूसरा होता है कि आप हीवी पोजीशन बेसिकली वो होती है कि जो इंस्टीट्यूट, जो प्रोफेसर, जो इस कोर्स में आप एनरोल्ड होते हो, उस कोर्स के आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, उस कोर्स में आप अच्छे ग्रेड्स लेते हो, और उसमें फिर आप प्रोफेसर से डायरेक्ट मेल पे बात करते हो कि ये मेरी सीवी है, ये मेरा ग्रेड है इस सब्जेक्ट में, मैंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है, आप काइंडली मेरा एक रिज़्यूम जो है वो रिव्यू कर दें। अगर मैं आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको चाहिए कोई बंदा जिसमें आपकी हेल्प कर सके और आपके उस रिसर्च प्रोजेक्ट में आपके साथ परस्यू कर सके, सही है। तो मैं उसके लिए काफ़ी एलिजिबल हूँ और मैं आपके साथ जो है ना काम करना चाहूँगा। शुरू में इंसान ये नहीं कहता कि मैं आपके साथ मतलब ये करना चाहूँगा कि फाइनेंशियली, लेकिन ये होता है कि मैं एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा, ये एक अच्छी चीज़ सही है। है, सही। और तीसरी ये है कि पार्ट टाइम जॉब होती है जो कि नॉर्मली हम देखते हैं कि अमेज़न में हो गया, बाकी जो दूसरे इस तरह के जो चॉकलेट फैक्ट्रीज़ हो गए, उसमें लोग जाते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं। लेकिन वो मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें आप एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं। सही, उसमें आपकी टेक्निकैलिटीज़ नहीं नज़र आते, आप उभरते सही, नहीं, आपकी ग्रूमिंग नहीं होती। आप तो पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप टेक्निकली नहीं होते। तो सही, मैं सही। प्रेफ़र तो यही करूँगा कि मतलब जैसे कि आप आएँ, आप हुँ, एक हुँ। सेमेस्टर गुज़ारें, आप उस टाइम आप अप्लाई भी करते रहें मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए। जैसे कि मैंने खुद भी यही किया कि मैं आते साथ तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ये भी होता है कि एक छोटी-सी बात मेंशन करूँगा कि इसमें जॉब फेयर्स काफ़ी बड़ा रोल अदा करती है। क्योंकि हम जर्मनी आते हैं और हम जर्मनी में आके हमें तो पता नहीं होता कि इनकी कौन-कौन सी कंपनीज़ है कि मतलब जिसमें हम जाके उनको देख लें। ना इतने हम ठीक है। मतलब स्ट्रगल करते हैं कि मतलब हम सर्च सही है। करें। मतलब बड़े कम लोग होते हैं जो कि स्ट्रगल हुँ, हुँ। करते हैं और वो सर्च करते हैं कि बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज़ और एक-एक पोज़ीशंस और फिर तो आपको आने के बाद फ़ौरन जॉब मिलने में कितना टाइम लगा था? मास्टर्स जब आप आए, एडमिशन लिया, यहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद स्टूडेंट जॉब मिलने में कितना गैप था? मुझे ऑलमोस्ट 5-1 माह लग गए थे। सही है। और उसके हाँ। बाद से आप अपने एक्सपेंसेस खुद ही ड्यूरिंग स्टडीज़ कवर कर रहे हैं अपने जी, जी, साइड मैं जॉब। एक्सपेंसेस भी मतलब जैसे कि होता है कि ब्लॉक अमाउंट होता है ना, तो शुरू में आप 10,000, आजकल क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो गया है जर्मन एम्बेसी का पाकिस्तान में। आजकल आपको 10,000 यूरो जो है ना वो सबमिट करने, ये बेसिकली आप अपने ऊपर एक एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सही, वो इन्वेस्टमेंट ये है कि आप 10,000 अमाउंट जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं। आपको जर्मनी को पता लग जाता है कि हाँ, ये बंदा अगले साल तक या 2 साल तक ना मतलब सर्वाइव कर सकता है अपने एक्सपेंसेस पे। उसमें ये सही, होता है कि आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये होता है कि हम एक्सपेंसेस तो ले लेते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम साथ में एक्सपीरियंस भी लें। तो इस एक्सपीरियंस के लिए हम जॉब हंटिंग करते हैं। सही। तो उसमें ये जी, तो नहीं, उसमें ये बिल्कुल। होता है, अच्छा, तो उसमें ये होता है कि हम जॉब हंटिंग करते हैं, हम एक्सपीरियंस भी लेते हैं ताकि हम जब ग्रेजुएट हो जाए तो हम एक एक्सपीरियंस में काउंट हो। हमारे जो बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सही। जो कि हम जिस फील्ड से आए होते हैं या हम जी, इतने प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ये लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ये लोग ज़्यादा जर्मन बेसिकली मतलब सही, काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं ना। तो ये सही। चीज़ है कि नहीं, मतलब बहुत शुक्रिया आपने डिटेल से इस हवाले से बताया। इसके बाद हम दोबारा आएँगे, थोड़ा पीएचडी की तरफ शिफ्ट करते हैं। जी, पहले तो लोगों को ये बताते जाएँ, जिन व्यूअर्स ने अभी जॉइन किया कि उर्दू रेडियो डॉइचलैंड ये स्पेशल ट्रांसमिशन लाया आपके लिए चंद ग्रुप्स के साथ मिलकर, जिनके अंदर स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी का बेशुमार शुक्रिया कि जिन्होंने ये किया। और इसका पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप लोगों को फ्री एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास जो गेस्ट्स हैं, वो मास्टर्स में यहाँ पे मास्टर्स में स्टडीज़ कर रहे हैं या पीएचडी स्कॉलरशिप पे आए हैं, और ये वो हैं जो इस प्रोसेस से ऑलरेडी गुज़रे हुए हैं। हमारे पास साथ-साथ बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, उनको भी लेंगे। अब हम पीएचडी के हवाले से थोड़ा-सा मज़ीद जानेंगे, क्योंकि पीएचडी में क्वेश्चन्स लोगों के ये आ रहे हैं कि फ़ील्ड्स के हवाले से भी आ रहे हैं। किस-किस फ़ील्ड, मेरे ख्याल में तकरीबन सब फ़ील्ड्स में यहाँ पीएचडीज़ लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पूरे जर्मनी में। तो डार्ट स्कॉलरशिप पे जो है वो पूछ रहे हैं कि डार्ट स्कॉलरशिप पे जो कोई आता है, तो उसको क्या ब्लॉक स्टेटमेंट चाहिए होगी? जो कि मेरे ख्याल में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, लेकिन आप दें और दोबारा से ये बताएँ कि अगर कोई बंदा जिसने पाकिस्तान में मास्टर्स अपना कंप्लीट कर लिया और अब वो सोचता है, या कहीं भी दुनिया
दुनिया में मुझे स्कॉलरशिप पे आना है जर्मनी, तो पहला स्टेप क्या है? उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? जी, फ़हद। अच्छा, अभी मैं आपके तीनों क्वेश्चन का स्टेप टू स्टेप गाइड करता हूँ। पहले ये फ़ील्ड के हवाले से। फ़ील्ड का ये है कि जर्मनी जो है फ़ील्ड के हवाले से हेवन है। मतलब आप कोई भी फ़ील्ड उठा लें, बायोमेडिकल उठा लें, सिविल इंजीनियरिंग उठा लें, मैकेनिकल उठा लें, तो फ़ील्ड के लिए हेवन है और पीएचडी के बाद जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दूसरा जो है डार्ट के हवाले से बात हो रही थी, तो डार्ट का ये है कि डार्ट बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है आपको यहाँ आने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि डार्ट आपको गाइड करती है इन वीज़ा प्रोसेस। आपको वीज़ा प्रोसेस में एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने में भी डार्ट गाइड करती है और डार्ट अपॉइंटमेंट लेके देती है। और जब आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं जर्मन एम्बेसी, तो आप वहाँ पे आप डायरेक्ट एंटर हो जाते हैं एम्बेसी के अंदर, क्योंकि आप डार्ट स्कॉलर होते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे इवन इनफैक्ट डार्ट आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, जो कि आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस होती है। और उसमें ये होता है कि आपकी अगर इन केस ड्यूरिंग रिसर्च आपसे कुछ ब्रेक हो जाए या कोई ऐसी एक इक्विपमेंट आपसे कोई ब्रेक हो जाता है, तो वो आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस उसको कवर करती है। इसलिए तो डार्ट आपको इस मामले में बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। और जो तीसरा क्वेश्चन है ब्लॉक अमाउंट का, वो ये है कि डार्ट क्योंकि स्कॉलरशिप है, तो आपको कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं शो करना पड़ता, बल्कि आप एम्बेसी में सिर्फ डार्ट का स्कॉलरशिप लेटर लगाते हैं और वही इनफ होता है टू गेट द वीज़ा। और उसकी बेसिस पे आपको वीज़ा जो है विद इन वीक 2 वीक्स के अंदर वो दे देते हैं, क्योंकि बेसिकली पीछे से फॉरेन मिनिस्ट्री की सपोर्ट होती है। तो ये हो गया डार्ट का। अब इसको आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं कि डार्ट में के अलावा एक और भी अपॉर्च्युनिटी है जिसका मैं बहुत एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो ये है कि जी। डीएफजी। अब डीएफजी क्या है? डीएफजी जो है जर्मनी की रिसर्च फाउंडेशन है, जो स्पेसिफिकली रिसर्च को ही बैक करती है और उसकी बेसिस पे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लोग विन करते हैं, मतलब प्रोफेसर्स वगैरह सही। उस पे अप्लाई करते हैं और जीतते हैं, और उसके बाद उनके पास फंडिंग होती है टू हायर अ पीएचडी। उसमें जो है थोड़ा-सा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए होता है, क्योंकि उसमें जब वो प्रोजेक्ट आ जाता है, तो इनको विदिन अ मंथ बंदा चाहिए होता है। लेकिन कुछ केसेज़ में 6-7 मंथ्स के बाद भी चाहिए होता है। इसलिए उसको जी। भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली आपको ये आइडिया भी दे देता है कि आपके प्रोफ़ेसर का अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, जिसकी बेसिस पे आप उसको टारगेट कर सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर दैट। हुँ, तो ठीक एक है। ये चीज़ होगी। दूसरा डार्ट का ये है कि आप जब प्रोफ़ेसर को बोलते हो कि मुझे डार्ट की अपॉर्च्युनिटी मैं अवेल करना चाहता हूँ, तो वो आपसे माँगता है रिसर्च प्रपोज़ल। अब रिसर्च प्रपोज़ल एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि अब प्रोफ़ेसर हमें नहीं जानता। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे प्रोफ़ेसर ने कभी देखा नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं की, तो मुझे जानता नहीं है। तो अब हमें करना क्या है कि उस रिसर्च प्रपोज़ल को एज़ टेक्निकल एज़ पॉसिबल हमने बनाना है। अब उसका क्राइटेरिया क्या है, वो किस तरह बन सकता है? अब ये क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मेरे पास टीयू टर्म की, आरबीटीएच आखन की, टीयू डार्मस्टाड की और हैनोवर के लेटर्स थे, तो मेरे पास 4 डिफरेंट रिसर्च प्रपोज़ल थे। एक और चीज़ मैं यहाँ हमेशा जो पॉइंट आउट करता हूँ, ये कि अपनी जो आपका फ़ील्ड है, उसको नैरो डाउन ना करें। मतलब फॉर जी। एग्ज़ाम्पल आप सिविल इंजीनियरिंग अब में मैंने बैचलर्स किया, मास्टर्स मेरा था रिस्क मिटिगेशन में और मेरा जो थीसिस था वो स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में था। बट अभी मैं काम कर रहा हूँ शीयर क्रैक पे। तो अगर आप अपने विज़न को, अपने डोमेन को अगर आप नैरो डाउन करेंगे ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने थीसिस किया डायनामिक्स में और आप पीएचडी भी डायनामिक्स में ही करना चाहते हैं, तो आपके चांसेस और मुश्किल हो जाएँगे। तो सही आपने है। अपनी रेंज और डोमेन थोड़ी खोली रखनी है और आपने जो है ना 3-4 रिसर्च प्रपोज़ल्स ड्राफ्ट करने हैं, जो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो। अब आप रिसर्च प्रपोज़ल ड्राफ्ट करने की जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स जो मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, उसमें एक ये है कि इंट्रोडक्शन बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रिसाइज़ 1 पेज का इंट्रोडक्शन, 4 पेज से साढ़े 4 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए प्रपोज़ल, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर्स के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं एट अ टाइम, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा प्रपोज़ल पढ़ें। इसलिए लिमिटेड, कंसाइज़, पहले पेज पे इंट्रोडक्शन और साथ में ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बुलेट पॉइंट्स में 2-3 ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हैं, क्योंकि उसी से उसको आइडिया होता है कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है और आपका माइंड किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है। उसके ठीक है। बाद आपने लिखनी है मेथोडोलॉजी, कि आप ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखे हैं, इनको आप अचीव कैसे करोगे। ये एक सही। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका शो करता है कि आपका लिटरेचर बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। और इसको आप मेथोडोलॉजी को बैक करते हैं बेस्ड ऑन लिटरेचर रिव्यू, जो जी। आपने पेपर रिसेंटली पढ़े होते हैं, जिसमें आपके प्रोफेसर की पेपर्स की आइडिया और नो होना बड़ा ज़रूरी है। अब सही। मेथोडोलॉजी में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने एक फ्लो चार्ट लाज़मी डालना है, जिसमें आप मेथोडोलॉजी को पूरा शो करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि प्रोफेसर जैसे ही आपकी प्रपोज़ल खोलेगा, तो उसको पूरा थ्योरी पढ़नी नहीं पड़ेगी। वो कोशिश करेगा कि वो कम फ्रेम में आपका आइडिया ले ले, तो वो क्या करेगा कि वो डायरेक्ट आपका पढ़ लेगा ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के बाद जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेगा, उसके बाद आपकी मेथोडोलॉजी का फ्लो चार्ट देख के उसको इमीडिएटली आइडिया हो जाएगा कि आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसी की बेसिस पे वो आपसे फर्दर
आगे बात करने की कोशिश करेगा, मतलब उसके बाद वो आपसे थीसिस माँगेगा और उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। सही। जी, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी डिटेल से बताया, इसके बाद भी जाएँगे। तो लोगों की मोटिवेशन के लिए एक चीज़ ऐड करें कि लोग ये पूछते हैं कि मास्टर्स करने के बाद या पीएचडी करने के बाद यहाँ पे स्कोप क्या है इंडस्ट्री का? तो इस हवाले से फ़ाहद से भी और फराज से, दोनों से इंडिविजुअली पूछूँगा कि आपके जूनियर्स जो ग्रेजुएट हुए मास्टर्स करके या पीएचडी करके, तो उनका जॉब स्कोप कैसा है? पहले तो फराज आप बताएँ कि आपके जो सीनियर्स ग्रेजुएट हुए तो उनको क्या जॉब आसानी से मिल गई सब लोगों को? और जर्मन जॉब मार्केट के हवाले से बताइए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब देखते हैं यहाँ पे जर्मनी में मतलब 97% एम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ पे। अराउंड 3% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो 97% मीन्स के मतलब हम एक तो बैकग्राउंड हमारा जो है ना, अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हमने किए होते हैं। ऊपर से ये लोग प्रेफर करते हैं स्किल्ड वर्कर। तो स्किल्ड वर्कर में ये होता है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 65 प्लस में चल रही है आजकल ना, तो ये चाहते सही। हैं कि फॉरेन भी आए और वो स्किल्डफुल हो, और वो स्किल्ड यहाँ पे जो है ना फिर इम्प्लीमेंट होता है कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ाएंगे। तो सही ये है। एक बड़ी, ये इनके ये स्ट्रेटजी है इनकी, यही चलता आ रहा है इनके मतलब माइंड में, और ये इसलिए हम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं हमें, ये क्यों इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें दे रहे हैं, ये क्यों इतनी हमें R&D पे प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। उसका बैकग्राउंड ये बेसिकली, ये एक मेन थीम था हुँ, हुँ। बेसिकली। तो हम जब देखते हैं कि जी हुँ। जिन जिन व्यूअर्स ने अभी जॉइन किया उनको बताते चलें कि आज हमारा बहुत स्पेशल प्रोग्राम है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने सवाल पूछें। ये स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए उर्दू रेडियो डॉइचलैंड और स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी लेकर आए हैं। इसका पर्पस ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आप लोग मास्टर्स और पीएचडी में कैसे आ सकते हैं। जर्मनी जो कि एक सुपर पावर है, और यहाँ पे सब लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। तकरीबन तकरीबन सब फ़ील्ड्स में सब लोगों को जॉब्स जो आफ्टर स्टडीज़ बहुत अच्छी मिल जाती हैं। ड्यूरिंग स्टडीज़ भी वो अपने एक्सपेंसेस कवर कर लेते हैं। जो मास्टर्स है, हमने बात की कि मास्टर्स ट्यूशन फ़ी नहीं है, ठीक है? ट्यूशन फ़ी मास्टर्स में नहीं है, और अपना जो एक्सपेंस है वो आप कवर कर लेते हैं स्टूडेंट जॉब से। और उनके हमने एडमिशन प्रोसीजर की बात की, हमें फराज़ ने बताया कि जो है आप लोग मास्टर्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आपने आइल्स आप लोगों ने करना है, उसके अलावा आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर भी हम अगले सेगमेंट में अभी बात करेंगे, यूनी असिस्ट क्या है और आप उसके थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बाद फ़हद सीमाब जो यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में, और स्कॉलरशिप पे पीएचडी कर रहे हैं। इन्होंने हमें डार्ट स्कॉलरशिप के हवाले से बताया कि आप लोग डार्ट स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा और भी मज़ीद स्कॉलरशिप्स हैं, यानी कि आप लोग यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयी के तौर पर आ सकते हैं, मज़ीद स्कॉलरशिप्स भी हैं, और जो है उसके बाद भी मार्केट में काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसके अलावा हम थोड़ी और बात करेंगे, और आप लोग अपने-अपने क्वेश्चन्स भी पूछ सकते हैं, और हम लोगों की ये लाइव ट्रांसमिशन आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी, तो फ़हद आप थोड़ा-सा बताइए कि आपने जब अप्लाई किया, ठीक है? आप इटली में मास्टर्स कर रहे थे, फिर आप यहाँ आए, तो यहाँ पे जब अप्लाई करने में क्या दुश्वारियाँ आई शुरू में, या आपने कहाँ से सीखा कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अप्लाई करने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए? क्योंकि एप्लीकेशंस तो पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ। इसका क्राइटेरिया असल में ये, मैं 2 चीज़ें 2 बुलेट पॉइंट्स मतलब बताना चाहूँगा, वो ये जो मैंने अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट की, वो ये एक हार्ड वर्क और एक परसिस्टेंस, कि आप कोई प्रोफ़ेसर को ईमेल कर रहे हो, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अक्सर केसेज़ में रिप्लाई नहीं भी आता, और उससे आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने कंटिन्यूअसली ट्राई करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैसे ट्राई करनी है कि आपने एक ईमेल, जिस तरह मैंने बताया कि आपने जो ड्राफ्ट, जिस तरह मैंने बताया कैसे करना है, उसके बाद आपने वो ड्राफ्ट जब कर लिया है, जब आपने वो जैसे ही वो ड्राफ्ट कर लिया है, उसके बाद आपने यूँ करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आरडब्ल्यूटीएच आखन में अप्लाई कर रहा हूँ। तो आरडब्ल्यूटीएच आखन का जो सही। प्रोफ़ेसर है, उसको आपने ईमेल करके वेट करना है। ये नहीं कि आपने आरडब्ल्यूटीएच आखन में उसी फ़ील्ड के सारे प्रोफ़ेसर्स को एट अ टाइम ईमेल कर दी। आपने वेट करना है, और इन द मीन टाइम अ वीक वेट करके नेक्स्ट प्रोफ़ेसर को अप्लाई करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगली यूनिवर्सिटी में, और वीक का वेट करना है ताकि वो आपको एक्सेप्ट कर ले। तो ये होगी एक बात। दूसरी बात ये कि मैं जैसे शुरू में बता रहा था कि एचईसी के थ्रू भी, एचईसी और डार्ट का वेंचर है, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं। अच्छा, अब डार्ट करता क्या है कि अगर आपके पास सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस आ जाए, उसके बाद सही। अगर आपके पास आपका रिसर्च प्रपोज़ल फाइनल हो जाए, तो आपको वीज़ा ऑलमोस्ट श्योरिटी होती है, क्योंकि डार्ट आपको इंटरव्यू कॉल करता है इस्लामाबाद में। अगर आप डार्ट के के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट डार्ट ऑफ़िस जाना पड़ता है इस्लामाबाद में, और अगर आप एचईसी के थ्रू आ रहे हैं, तो एचईसी अपने ऑफ़िस में आपको बुलाती है, जिसमें आते सही। जर्मन प्रोफेशनल्स हैं, वो आके आपको इवैल्यूएट करते हैं आपके प्रपोज़ल को, और आपके कि आप वहाँ जाके कैसे सर्वाइव करेंगे। और उसकी बेस पे वो फिर आगे आपका प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो जी। 2 क्राइटेरिया थोड़े-से डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम इस सेंस में है कि वो प्रोफेशनल्स जो हैं,
वो क्योंकि डार्ट के पास फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इनके पास जैसे ही फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी बेसिस पे ये कोई वो नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल 10 सीटें लिमिटेड हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपका प्रपोज़ल स्ट्रॉन्ग है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर है और आप इंटरव्यू आपका अच्छा होता है, तो यू आर सिलेक्टेड 100% और आपका वीज़ा भी लग जाएगा। तो ये मेन है। उसके अलावा अगर आप एचईसी का एक और क्राइटेरिया है, वो ये है कि आप एचईसी के आते हैं डायरेक्ट फैकल्टी के थ्रू, मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब हुई है कहीं पे और उनका प्रोग्राम है उस यूनिवर्सिटी का, उसके थ्रू आप आते हैं। तो अगर आप उसके थ्रू आते हैं तो एचईसी उसमें आपको डायरेक्ट यहाँ सही, भेजती है, उसमें डार्ट इन्वॉल्व नहीं होती और एचईसी आपको डायरेक्ट टोटल सम अमाउंट दे देती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में दी जाती है कि कॉन्सुलेट के थ्रू आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाती है अमाउंट। तो वो मंथली उस बेसिस पे वो भी एक क्राइटेरिया है। तो ये 3 डिफरेंट सेपरेट क्राइटेरियाज़ हैं और मेरे हिसाब से इन तीनों को अवेल करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी इस वक़्त हर फील्ड में हब है और इनका जो रिसर्च है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। सही। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि क्या रिसर्च जर्नल्स होना कंपल्सरी है टू गेट एडमिशन इन इन पीएचडी? रिसर्च जर्नल हमजा होना पूछ रहे हैं। कंपल्सरी नहीं है। इसमें यूँ है कि आपका हो तो इट इज़ बेटर, आपकी अपॉर्च्युनिटी बढ़ जाती है क्योंकि उससे फिर वो आपको आप प्रोफ़ाइल को और इवैल्यूएट कर सकते हैं। बट अगर वो नहीं भी है, तो आपका थीसिस और जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है, वो दोनों चीज़ें हाइलाइट कर सकती हैं उसको इतना कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे, और इंटरव्यू के लिए फिर आपने आगे उसको कन्विंस करना है, वो फिर आपकी रिसर्च बैकग्राउंड और सारा लिटरेचर रिव्यू जो है, उसकी बेसिस पे आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। मेरी अपनी प्रोफ़ाइल में जब मैं आ रहा था, तो उस वक़्त मेरा एक जो है आर्टिकल था वो सबमिटेड था और जो कॉन्फ्रेंसेस थी मेरे पास 8 कॉन्फ्रेंसेस थी। तो कॉन्फ्रेंसेस का जो काम है वो पब्लिश कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आपने बैचलर थीसिस भी है आपका, उसको भी आप कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कर सकते हैं। सिर्फ़ पैटर्न फ़ॉलो करना होता है कि कॉन्फ्रेंस का पैटर्न क्या है। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि कॉन्फ्रेंस एटलीस्ट 1-2 लिख लें, वो उससे ये होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएँगे। लेकिन इन केस अगर आपके पास वो नहीं भी है, तो भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपने डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए प्रोफ़ेसर को कन्विंस करना है और उसके लिए सही, आपका थीम और प्रपोज़ल। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। अभी मैं फराज के पास जाऊँगा, थोड़ा-सा यूनिअसिस्ट के बारे में बताएँ। यूनिअसिस्ट एक एडमिशन प्रोसीजर का एक मेन एक पार्ट है, इसके हवाले से थोड़ा-सा ऑडियंस को बताएँ कि यूनिअसिस्ट क्या है और क्यों चाहिए? यूनिसिस बेसिकली एक पोर्टल है, स्क्रीनिंग पोर्टल है। आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये होती है कि वो चाहती है कि वो एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से आए। और ये वो चीज़ है कि मतलब जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर दिए, एक बेसिकली पोर्टल है जिसमें आप अपना लॉगिन बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं बताना चाहूँगा कि उसमें आपके सीवी हो गई, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, आपके डोमिसाइल्स हो गए या आईडी हो गए मतलब। और साथ ही साथ मतलब बैचलर सेकेंडरी मतलब जो स्कूल्स के आपके जो डिग्रियाँ हैं, डीएमसीज़ उसे कहते हैं। तो वो आप जब अपलोड सारी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपलोड कर देते हैं। उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं। आपके जो भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हुँ, आपको फ़िल्टर आउट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑटोमोटिव करना है, उसमें अप्लाई करना है, आपने आईटी में किसी सेक्टर में करना है। तो इन चीज़ों में जब आप चलते हैं तो मतलब आप वो फ़िल्टर आउट करते हैं और यूनिअसिस्ट वो चीज़ है कि मतलब आपकी वो स्क्रीनिंग कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो वो बेसिकली डायरेक्ट होते हैं एक यूनिवर्सिटी के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल आरडब्ल्यूटीएच में तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ रॉकस्टॉक हो गया। तो उसमें ये होगा कि मतलब आप जब जाते हैं तो यूनिसिस के थ्रू अप्लाई करते हैं और उधर ही आपको देख लेते हैं कि अच्छा आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। उसकी कुछ अपनी फीस है इनिशियली, फॉर एग्ज़ाम्पल 75 यूरो इनिशियल फी है उसकी, और साथ ही साथ जितने आप वो वन टाइम फी है आपकी, और जितने आप कोर्सेज़ के लिए सही, अप्लाई करते हैं उस हिसाब से आप जो है ना आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। दो थोड़ा-सा यूनिसेक्स के बारे में आपने बताया, यानी कि इसकी मुझे ये समझ आई कि जब भी कोई लोग अप्लाई करते हैं, पहले वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करते थे, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स वो यूनिअसिस्ट को भेजते हैं। सेंट्रल अदारा है, वो आपकी डिग्री को वेरीफ़ाई करता है और आपके जो ग्रेड्स हैं, जो जीपीए है, जो पाकिस्तानी सिस्टम में 4 बेस्ट होता है और 2 से नीचे फेल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे 1 बेस्ट है और 5 वर्स्ट है। तो उसको कन्वर्ट करता है। उससे पहले ये भी वेरीफ़ाई करता है कि आपकी डिग्री ओरिजिनल है कि नहीं, यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया से यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनकी डिग्रियाँ ये ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है कि नहीं। तो वो आपकी डिग्रीज़ ओरिजिनल सॉरी टेस्टेड डिग्रीज़ लेता है, जो आपने हायर एजुकेशन कमीशन से टेस्ट करके भेजनी होती है उनको, और साथ जो एफएससी की जो जो डिग्रीज़ हैं, वो भी आईबीसी से गालिबन करनी होती हैं, राइट? टेस्ट करके उनको एक दफ़ा भेजते हैं, फिर आप बाद में किसी और यूनिवर्सिटी को भी अप्लाई करें तो यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं। यानी यूनिअसिस्ट बेसिकली एक सेंट्रल अदारा है जहाँ पे
इसमें मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा। जी, आप जी, सुन जी। रहे हैं? उसमें एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि यूएस और जर्मनी में यही तो फ़र्क है कि मतलब यूएस में सिर्फ़ एक सेंट्रल सिस्टम है और जर्मनी में ये फ़ायदा है कि आप यूनिसिस के ज़रिए से भी कर सकते हो और साथ-साथ डायरेक्टली जो कि रिक्वायरमेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी का कि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन उनके पोर्टल पे भी सबमिट कर सकते हो। तो ये एक बड़ा जो है ना एडवांटेज है जर्मनी का एक यूएस से। सही। तो हम अपने प्रोग्राम के लास्ट पार्ट में जा रहे हैं। जिन व्यूअर्स ने आज हमारा प्रोग्राम देखा उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के प्लेटफ़ॉर्म पे और स्टडीइंग लाइफ इन जर्मनी ग्रुप में, आप सबका शुक्रिया। हम थोड़ा-सा ये बताते चलें कि यहाँ पे तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ्री तकरीबन सारे सूबों में जर्मनी में इस वक़्त नहीं है, सिवाय मेरे ख्याल में बाडन-वुर्टेनबर्ग एक सूबा है जिसका मशहूर शहर स्टुटगार्ट और कार्लसरूहे आप लोग जानते होंगे। वहाँ पे 1300 यूरो की फ़ीस इंट्रोड्यूस करवाई गई है तकरीबन ग़ालिबन। इसके अलावा हमने बात की पीएचडी के हवाले से। हम पीएचडी को भी अब फ़हद के पास जाएँगे कि वो इसको रैप करें आज का प्रोग्राम, और बाकी जो क्वेश्चन्स रह गए, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम्स में करें। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बैचलर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारे आज के गेस्ट जो हैं उसामा, वो बीमार हो गए थे, तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे उसके ऊपर प्रोग्राम इंशाअल्लाह। लेकिन आप लोगों के लिए एक टिप है कि आप लोग बैचलर्स के बाद आ सकते हैं। मैं सिर्फ़ एक छोटी-सी बात कर लूँ, एफएससी के बाद एक पाकिस्तान में 12 ईयर ऑफ एजुकेशन होती है, फिर जर्मनी में बैचलर्स में एडमिशन के लिए 13 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। लेकिन वो आप 1 साल यहाँ आके कर सकते हैं। और जर्मनी में ज़्यादातर जो आपकी बैचलर स्टडीज़ है, वो जर्मन ज़ुबान में है, वो आप आके सीख सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक लेवल B1 तक पाकिस्तान में सीख कर आना है, और वो पॉसिबल है। आप गूगल करें, सॉरी, स्टूडेंट कॉलेज को गूगल करें और बैचलर स्टडीज़ इन जर्मनी को गूगल करें, और हम अगला प्रोग्राम भी करेंगे। तो फ़हद थोड़ा-सा इसको रैप अप करें आराम से, कि जो लोग लेट जॉइन किया, कि पीएचडी में आने के बाद किस फ़ील्ड्स में ज़्यादा स्कोप है और उसके बाद फ्यूचर क्या है, और मतलब एडमिशन प्रोसेस में आप फाइनल इसको 2 लाइन्स में समराइज़ करें एडमिशन प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस को एडमिशन अगर प्रोसेस। 2 लाइन समराइज़ करूँ तो आपको चाहिए प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस, उसका मैंने ईमेल मतलब पूरा बताया ईमेल कैसे ड्राफ्ट करनी है, रिसर्च प्रपोज़ल और आईएलटीएस जिसमें 6.5 ओवरऑल और 6 में कम से कम किसी में ना हो। अगर आप डायरेक्ट डार्ट पे आ रहे हैं, अगर आप एचईसी के थ्रू आ रहे हैं तो आपको आईएलटीएस नहीं चाहिए, बट रिसर्च प्रपोज़ल और प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस चाहिए, और फिर आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और इंटरव्यू के बाद वीज़ा में आपको वही अपॉइंटमेंट लेके देते हैं और उसी तरीके से आप आते हैं। जब आप यहाँ आ गए तो यहाँ पे जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो जैसे अगर आप डार्ट पे आते हैं तो आपको 1200 अराउंड यूरोज़ मिलते हैं, और अगर आप एचईसीज़ पे आते हैं तो आपको 950 मिलते हैं। तो वो अगर सिंगल आप हो तो उसके लिए तो काफ़ी फ़ीज़िबल और काफ़ी रीज़नेबल है। बट अगर आप बड़े शहर में हो जैसे म्यूनिख हो गया, स्टुटगार्ट हो गया, बर्लिन हो गया, तो वहाँ पे ये बहुत लिमिटेड है, और इन केस अगर आपकी फैमिली है तो आपको जॉब लाज़मी चाहिए होती है। उस केस सही, में यहाँ पे वी पोज़ीशन आ जाती है, जो आपको कुछ आवर्स अलाउड होते हैं और उसकी बेसिस पे आप 500-600 यूरोज़ ऊपर ले सकते हैं प्रोफेसर से, क्योंकि वो जिस प्रोजेक्ट पे आपको काम करा रहा होता है, जिस तरह मैंने बताया, वो डीएफजी का होता है और उसपे फंड उसके पास होते हैं एक रिसर्च असिस्टेंट के। तो उस फंड में से वो आपको एज़ अ वीई पोस्ट दे सकता है कुछ अमाउंट, तो आपका जो लम सम है वो अराउंड 1800 यूरोज़ हो जाता है। और जब अगर आप डीएफजी के प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट आते हैं एज़ एन एम्प्लॉयी तो फिर आपको अराउंड 2600 यूरोज़ नेट आती है। तो ये सारी समरी है इसकी ओवरऑल। ठीक हो गया। सही। यानी कि इवन अगर डार्ट पे आते हैं, स्कॉलरशिप थोड़ा कम है, लेकिन आप साथ में वीई जॉब वगैरह कर सकते हैं। अच्छी सी स्कॉलरशिप एक ऑप्शन है। दूसरा जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी को आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। अगर प्रोफ़ेसर के पास फंडिंग है तो वो देगा आपको, और उसमें भी आप आ सकते हैं। और एक और चीज़ जो हम बताना भूल गए मोटिवेशन में, कि जर्मनी में जब आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको 1 एंड हाफ ईयर्स का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। यानी कि आपको फ़ौरन जर्मनी से जाने का नहीं कहा जाता, बल्कि आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और इन मोस्ट ऑफ द केसेज़, ख़ास तौर पे आईटी और टेक्निकल फ़ील्ड्स में, तो लोगों को मतलब फ़ौरन ही जॉब मिल जाती है ग्रेजुएशन से चीज़ खत्म मैं करने एंड में ऐड करना से पहले चाहूँगा। ही। हमारे प्रोग्राम का वक़्त हो गया। बाकी कोई क्वेश्चन्स? जी, जी, प्लीज़। अब वो ये है कि इवन जो जर्मन कोर्स है, काफ़ी फ़ील्ड में सिविल इंजीनियरिंग में आपको जर्मन सीखनी पड़ती है, क्योंकि फ़ील्ड में जर्मन इज़ कंपल्सरी इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इवन आपका इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जो है, वो पीएचडी में आपको उसके लिए भी सपोर्ट करती है और उसके लिए भी आपको फंड करती है कि आप सीखें। और इवन डार्ट जो है, जो आपकी पीएचडी आप डार्ट की अवेल कर लेते हैं, तो वो आपको 2 मंथ्स पहले भेजती है जर्मन सीखने के लिए, जर्मन कोर्स पे, और उसके लिए भी वो 410 यूरोज़ पर मंथ आपको पॉकेट मनी देते हैं, और अकोमोडेशन अलग और कोर्स की फीस तो सारी खुद उठाते हैं। तो अगर आपका वीज़ा सही, लेट हो जाए तो फिर आपको इंस्टीट्यूट सपोर्ट करता है जर्मन सीखने में। तो वो सारा कुछ ऑलरेडी आपका कवर हो जाता है। सही। ठीक है। मेरे ख़्याल में आज के लिए
ये काफ़ी था। तो आप लोगों ने आइल्स करना है मास्टर्स के लिए, यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है और मोटिवेशन ये है कि आप जर्मनी आएँगे तो इसके आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ आपकी ट्यूशन फीस नहीं है और अपने एक्सपेंसेस आप पार्ट टाइम जॉब से कवर कर सकते हैं। आफ्टर स्टडीज़ आप 1 एंड हाफ ईयर्स का आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा और आप नॉर्मली अच्छी जॉब कर सकेंगे। मेरी क्लोजिंग पे आप सबसे टिप ये है, जो भी जर्मनी आना चाहें और अगर आपका एडमिशन हो जाए, तो आप समझें कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट्स है ना, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जर्मन लैंग्वेज। ट्राई करनी कि ग्रेजुएशन से पहले आप जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीखें, फिर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है जर्मन लैंग्वेज के साथ। और हम तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम देखा और आप लोग हमारा उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के सब प्लेटफ़ॉर्म को ज़रूर जुड़े रहिए। आपके जो सवालात थे, हम इंशाल्लाह फ्यूचर में जल्द एक प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोग्राम्स करेंगे, हर टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे। एक रिक्वेस्ट आई है कि गर्ल्स को भी लाएँ प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ के गर्ल्स के क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी एक प्रोग्राम किया जाएगा। इसके अलावा जॉब के हवाले से प्रोग्राम करेंगे, तो आप अपना बिल्कुल हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस तरह जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हो, तो फेसबुक ग्रुप स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी, तो बहुत ही यूज़फुल ग्रुप है, इस पे आप अपनी हर क्यूरीज़ पूछ सकते हैं। इसके साथ हम लेंगे प्रोग्राम से इजाज़त और आपके जो क्वेश्चन्स आप बाद में भी हमें डेफ़िनिटली लिखें, हम उस पे वर्कआउट करके आप लोगों को जवाब देंगे। लेकिन हमारे व्यूअर्स को आप लोग जो हमारे गेस्ट हैं, इनको प्राइवेट मैसेजेस काइंडली ना कीजिएगा, ज़ाहिर है काफ़ी बिज़ी रूटीन है और बड़ा ग्रुप है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इसके साथ लेंगे हम आपसे इजाज़त अगली दफ़ा तक के लिए। जुड़े रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब उर्दू रेडियो Deutschland. Thank you, Faraz. Allah Hafiz. Thank you, all the viewers. Thank you, Ma'am Shahila Beg, and all the people who supported. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।